नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नरेंद्र मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आ गई है, लेकिन क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में 33% सीटों के ऊपर बीजेपी महिला कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाएगी? इसके ऊपर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। बीजेपी क्या 2024 में 33% महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी लोकसभा में? देखिए सौरभ, कैसे लड़ाएगी और क्यों लड़ाएगी? इरादा तो बिल्कुल साफ है बीजेपी का ना, कि 2024 में नहीं लड़ाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आरक्षण नहीं लागू होने वाला है। 2024 के चुनाव में यह सिर्फ नारा होगा, ठीक है ना, कि हम महिलाओं के आरक्षण की वकालत कर रहे थे और हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। 2029 में देंगे या 2034 में देंगे, यह देखने की बात होगी। कहा जा रहा है कि 2029 के चुनाव में दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके के प्रावधान किए जा रहे हैं 2034 भी हो सकता है। तो इस बात को तो भूल जाइए कि इस आरक्षण कानून के तहत 2024 के चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण बीजेपी देगी। हाँ, लेकिन एक बात है, क्या बगैर आरक्षण? क्योंकि बीजेपी ने लीड ली है और बीजेपी ने कहा है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उसने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो ठीक है, कानून तो 2029 के चुनाव में लागू होगा। क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी बेंचमार्क सेट कर देगी? केवल यह नारा नहीं होगा, यह देखने की बात होगी। देखिए, हम बात करते हैं बिहार की अपने चैनल पर, और यदि हम बिहार के संदर्भ में ही देखें तो यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बिहार में नहीं, चुनौती होगी, देश भर में चुनौती होगी महिला उम्मीदवारों को सामने मैदान में लाना। और जब तक बीजेपी नहीं लाएगी, 2029 का वेट करेगी, 2034 का वेट करेगी, तो यह नारा ही होगा। लेकिन यदि वह ला देती है बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को, तो फिर जो इंडिया अलायंस है उनके सामने भी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। एक कंपटीशन इस बात का भी छिड़ेगा सौरभ कि कहीं इंडिया अलायंस बीजेपी एनडीए अलायंस से अधिक महिलाओं को मैदान में न उतार दे। तो यह देखने की बात होगी। और देखिए, बीजेपी के बारे में यह बात कही जाती है कि वह पार्टी डिफरेंस है, लेकिन अब बहुत सारी बातें दिखती नहीं है। अब यह भी देखना होगा कि 2024 के चुनाव में आप जिन महिला उम्मीदवारों को सामने ला रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, वो महिला कौन है? क्या वो अपने बूते हैं? क्या उन्हें आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर वे किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की भाभो हैं, किसी की भाभी हैं? तो फिर वो बात जो आप कहते हैं कि हम परिवारवाद में भरोसा नहीं करते हैं, परिवारवाद का आरोप दूसरी पार्टियों पर आप लगाते हैं, कांग्रेस पर लगाते हैं, आरजेडी पर लगाते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी तमाम ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो परिवारवाद के उपज हैं, ठीक है ना। तो देखना ये होगा कि ये उम्मीदवार किसको बनाते हैं। यदि आप देखिए, हमने कहा कंपटीशन होगा। यदि आप 2019 के चुनाव की बात कर लीजिए, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अलायंस ने, तब जेडीयू भी बीजेपी के साथ था, सिर्फ 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। किन्हें किन्हें? रमा देवी शिवहर से, कविता सिंह सिवान से, और तीसरी महिला उम्मीदवार थी बीना देवी लोजपा से, वैशाली से। और ये तीनों चुनाव जीत गई। लेकिन इनकी आइडेंटिटी क्या है? रमा देवी की पहचान ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी के रूप में, दिवंगत ब्रिज बिहारी प्रसाद। दिनेश सिंह वैशाली, जो दिनेश सिंह की पत्नी चुनाव जीती बीना देवी, उनकी पहचान क्या है? बीना देवी वाइफ ऑफ दिनेश सिंह, ठीक है। आप इसी तरीके से आप तीसरे का भी देख लीजिए, जो उनके जीते कविता सिंह, जेडीयू से जीती थी। आपको याद होगा, कविता सिंह की शादी खरमास में हुई थी, जब अजय सिंह की माता का निधन हो गया था, जगमातो देवी का, और चुनाव की घोषणा हो गई थी। अजय सिंह के रिकॉर्ड के कारण नीतीश कुमार टिकट नहीं देना चाहते थे, तो अजय सिंह की शादी कराई गई थी, और शादी कराने के बाद खरमास में शादी हुई थी। कविता सिंह पहले विधायक बनी, फिर सांसद बनी। तो देखना यह होगा कि महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या परिवार का सशक्तिकरण हो रहा है? यह बाउंस बैक भी कर सकता है बीजेपी के लिए, नहीं, किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि जनता इस बात को समझती है, समझे, समझने लगी है। जनता के बीच इस बात पर बहस शुरू होगी कि अच्छा, फलनमा के मर्द वो
अब फलनामा की औरती हो। हाँ, आप देखते हैं ना, नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में कितने सांसदों ने, दिनेश चंद्र यादव ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, अजय निषाद ने अपने घर से चुनाव लड़वाया, कितने का उदाहरण देंगे। ठीक है, तो हम कह रहे थे 2019 में एनडीए अलायंस ने 3 महिलाओं को टिकट दिया और तीनों ने जीत हासिल की। अब कंपटीशन कैसे छिड़ेगा? 2019 की ही याद कीजिए, तब जेडीयू महागठबंधन में नहीं था जी, लेकिन एनडीए अलायंस से ज्यादा महिलाओं को टिकट तब के महागठबंधन ने, राजद कांग्रेस के गठबंधन महागठबंधन ने दिया था। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से, मीरा कुमार सासाराम से, रंजीत रंजन सुपौल से, विभा देवी नवादा से, नीलम देवी मुंगेर से। लेकिन इनकी भी आइडेंटिटी, देखिए मीरा कुमार की आइडेंटिटी तो स्थापित हो चुकी है, लेकिन यह भी याद रखना होगा जगजीवन राम की पुत्री हैं। ठीक है, नीलम देवी मुंगेर से लड़ी थी, कौन? बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी। विभा देवी नवादा से, कौन? राजवल्लभ यादव की पत्नी। तो ये मीसा भारती कौन? लालू यादव की बेटी। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य हो गई हैं। हीना साहब सिवान से, कौन? शहाबुद्दीन की पत्नी। तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर परिवार सशक्तिकरण तो नहीं होगा, यह भी देखने की बात होगी। और देखिए, इंडिया अलायंस के नेताओं ने जिससे लीड कर रहे हैं, मतलब इस मुद्दे को, नीतीश कुमार, लालू यादव, अब तो राहुल गांधी ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर, क्योंकि देखिए हमने कल भी आपके साथ चर्चा में कहा था कि कहीं ऐसा न हो कि साधन संपन्न परिवार की महिलाएं, चुनावी कला को जानने वाली महिलाएं, परिवार की महिलाएं, वो काबिज हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, एससी एसटी के लिए प्रावधान हो गया, अब चिराग पासवान के लिए भी और पशुपति पारस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी जी। क्या वो किसी दलित महिला को सांसद बनाएंगे? अब तक लोजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें किसी दलित महिला का इतिहास नहीं मिलता है। बीना देवी जीती थी जी, ठीक है, वैशाली से, लेकिन वो राजपूत हैं। 2014 में लोजपा से ही दूसरी बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, मुंगेर से चुनाव जीत गई थी ललन सिंह को हराकर, लेकिन वो भूमियार हैं। अब यह भी एक संकट पैदा होगा दोनों अलायंस के बीच। जैसे आप देख रहे हैं कि एनडीए का कुनबा बड़ा किया जा रहा है, 40 सीटें हैं, 13 महिलाएं तो आनी चाहिए ना। किसी कानून ने तो रोक रखा नहीं है, सिर्फ नारा करेंगे, लगाएंगे क्या? 2029 की बात करेंगे क्या? अभी देने में क्या दिक्कत है? दे दीजिए टिकट। हाँ, तो अब देखिए समस्या ये होगी कि इंडिया अलायंस और फिर इधर से, तो दोनों ओर से एक चुनौती। और पहले कौन उम्मीदवारों की घोषणा करता है, उसमें कितनी महिलाएं? देखिए हम अलायंस की पार्टियों की बात कर रहे थे, एलआई पार्टियों की बात कर रहे थे। अब देखिए आपको एनडीए के अलायंस में बिहार में कौन कौन सी पार्टियां दिख रही हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, 26 पर लड़ेगी, 28 पर लड़ेगी, 30 पर लड़ेगी, यह देखने की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। अभी ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्हें 2 सीटें, 3 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को शायद 2019 के फार्मूले के तहत मिल जाए, लेकिन ये महिलाओं को कहां से लड़ा पाएंगे? तो फिर यह नारा भी होगा कि इन छोटी पार्टियों ने महिलाओं को छोड़ दिया। हाँ, तो बीजेपी के लिए चुनौती देश भर में, और हमें और आपको तो बिहार में ही देखना है कि क्या सचमुच 2029 नहीं 2024 में बीजेपी यह ताकत दिखा पाती है और इंडिया अलायंस को मजबूर कर पाती है कि हमने इतने महिलाओं को आरक्षण बगैर कानून के लागू हुए, जो 2029 में लागू होना है, दे दिया। क्या इंडिया अलायंस में ताकत है? तो इंडिया अलायंस के सामने भी मजबूरी होगी, ठीक है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, महिला के नाम पर किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की भाभी, किसी की भवो, किसी की बेटी, किसी की बहू नहीं होनी चाहिए। आप नया नेतृत्व आप देखते हैं ना, बिहार में महिला हो जाती हैं मुखिया, हाँ, और उनके जो पति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुखिया पति। महिला प्रमुख, उनके पति क्या कहलाते हैं? प्रमुख पति। बैठक में वो शामिल होंगे, ठीक है ना। तो आप नए नेतृत्व को कितना आगे ला पा रहे हैं, तब असली में नारी सशक्तिकरण की बात होगी। सौरभ, चलिए
तो अब देखना अहम होगा कि 2024 में किस गठबंधन से कितने महिला उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।